हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टेट पीसीएस सब में। हम सॉल्व कर रहे हैं करंट अफेयर, और ये करंट अफेयर हम क्रॉनिकल की जो पतली वाली मैगजीन आती है उससे सॉल्व कर रहे हैं। सितंबर मंथ की मैगजीन है और यहाँ पे जो करंट अफेयर दिया हुआ है जुलाई मंथ का दिया गया है इस मैगजीन में। यह सभी परीक्षाओं को समर्पित प्रतियोगी पत्रिका है। आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो है बाएं साइड पे यानी कि लेफ्ट साइड पे यहाँ पे दिया हुआ है। और साथ ही मिसलेनियस में यहाँ पे आर ओ के लिए मॉक टेस्ट है, पत्र पत्रिकाओं का सार संक्षेप, बीपीएससी जो हेडमास्टर का पेपर हुआ व्याख्यात्मक है उसका, एसएससी सीपीओ एसआई का परीक्षा जो हुआ है उसका यहाँ पे प्रश्नोत्तर सार है। साथ ही उत्तर प्रदेश करंट अफेयर, बिहार समसामयिक प्रश्न और ऑनलाइनर समसामयिक यहाँ पे दिया गया है। इस अंक में जो है 26 जुलाई 2024 तक के घटनाक्रम का प्रस्तुतिकरण किया गया है। राज्य समाचार अभी हम नहीं पढ़े हैं, राष्ट्रीय जो है इसको हमने पढ़ लिया है। आर्थिकी आज का टॉपिक है, आर्थिकी को आज हम देखेंगे, यानी कि जुलाई मंथ में जो इम्पोर्टेंट अर्थव्यवस्था से संबंधित करंट अफेयर हैं उनको यहाँ पे पढ़ेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो चैनल पे अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहला जो करंट अफेयर है वह है कि राष्ट्रीय फीडर मॉनिटरिंग सिस्टम कंट्रोल सेंटर 25 जुलाई 2024 को आरईसी लिमिटेड के 55 में स्थापना दिवस पर गुरुग्राम स्थित आरईसी मुख्यालय में राष्ट्रीय फीडर मॉनिटरिंग सिस्टम कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन किया गया है। विद्युत मंत्रालय की एक प्रमुख पहल के रूप में एनएफएमएस देश भर में लगभग 2.5 लाख फीडरों 11 केवी आउटगोइंग की वास्तविक समय की बिजली आपूर्ति एवं बिजली कटौती की समग्र एवं विस्तृत जानकारी तक पहुंच प्रदान करता है। साथ ही यह प्रणाली हितधारकों को सूचित और कार्यान्वयन योग्य निर्णय लेने में सक्षम बनाएगी। इससे वितरण कंपनियों यानी कि डिस्कॉम्स में पारदर्शिता, दक्षता और जवाबदेही आएगी। अंततः अंतिम उपभोक्ताओं को बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता और विश्वसनीयता में सुधार होगा। इस परियोजना में 87 डिस्कॉम्स के साथ मास्टर और ट्रांजेक्शनल डेटा का एकीकरण शामिल है। आरईसी लिमिटेड की एक सहायक कंपनी RECPDCL ने 24/7 निर्बाध बिजली आपूर्ति प्राप्त करने के समग्र उद्देश्य के साथ राष्ट्रीय स्तर पर बिजली की गुणवत्ता और विश्वसनीयता की निगरानी के लिए एनएफएमएस विकसित किया है। एनएफएमएस यानी कि राष्ट्रीय फीडर मॉनिटरिंग सिस्टम जो है यह विकसित किया गया है। तो अब यहाँ पे आरईसी लिमिटेड के बारे में देख लेते हैं। तो इसकी स्थापना 25 जुलाई 1969 को हुई थी, जो पूरे भारत में बिजली क्षेत्र के वित्तपोषण और विकास पर ध्यान केंद्रित करता है। यह राज्य बिजली बोर्डों, राज्य सरकारों और केंद्रीय और राज्य बिजली उपयोगिताओं को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। यह उत्पादन, पारेषण, वितरण और नवीकरणीय ऊर्जा से संबंधित परियोजनाओं में संलग्न है। नेक्स्ट जो करंट है वह है कि भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा। जुलाई 2024 में केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह प्राधिकरण यानी कि JNPA की 34 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी कि 284.19 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दी। इसके तहत PPP यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर भारत की पहली निर्यात आयात सह घरेलू कृषि वस्तु आधारित प्रसंस्करण और भंडार सुविधा विकसित की जाएगी। इस सुविधा का उद्देश्य रसद को सुव्यवस्थित करना, हैंडलिंग चरणों को कम करना और कृषि उत्पादों की सेल्फ लाइफ को बढ़ाना है। इससे कृषि उत्पादों के लिए मूल्य निर्धारण में वृद्धि, रोजगार सृजन और क्षेत्र में विकास को समर्थन मिलने की उम्मीद है, जिससे किसानों और निर्यातकों को लाभ होगा और साथ ही ग्रामीण विकास को बढ़ावा मिलेगा। यह गैर बासमती चावल, मक्का, मसाले, प्याज और गेहूं के निर्यात को संभालेगा और मुंबई के बाहर मांस और समुद्री उत्पाद निर्यातकों को सहायता प्रदान करेगा। इसकी अनुमानित निर्यात क्षमता 1800 मीट्रिक टन का फ्रोजन स्टोर, 5800 मीट्रिक टन का कोल्ड स्टोर और 12000 मीट्रिक टन अनाज और सूखे माल के लिए ड्राई वेयर हाउस शामिल है। महाराष्ट्र में JNPA देश का पहला प्रमुख बंदरगाह है जो पूरी तरह से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर काम कर रहा है। नेक्स्ट जो करंट है वह है कि एंजल टैक्स को समाप्त करने का प्रस्ताव। 23 जुलाई 2024 को केंद्रीय वित्त मंत्री संसद में केंद्रीय बजट 2024-25 पेश करते हुए निवेशकों के सभी वर्गों के लिए एंजल टैक्स को समाप्त करने का प्रस्ताव रखा है। गैर सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा भारतीय निवेशक से शेयर जारी करके जुटाई गई पूंजी पर एंजल टैक्स लगाया जाता था। यदि जारी किए गए शेयरों की कीमत कंपनी के उचित बाजार मूल्य से अधिक होती थी तो उस पर एंजल टैक्स लिया जाता था। यह कर आयकर अधिनियम 1961 की धारा 56(2)
7B से उत्पन्न हुआ है। इसे पहली बार 2012 में शेयर बिक्री के माध्यम से काले धन की लूट को रोकने के लिए पेश किया गया था। यह उचित बाजार मूल्य से अधिक शुद्ध निवेश पर 30.9% की दर से लगाया जाता है। इसका उद्देश्य बाजार मूल्य से अधिक मूल्य पर किसी करीबी कंपनी के शेयरों की सदस्यता के माध्यम से बेहिसाब धन के सृजन और उपयोग को रोकना था। तो सबसे पहले कब आया एंजल टैक्स? तो 2012 में सबसे पहले ये आया था, इसको याद रखिएगा। अब ये समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट जो करंट है यह है कि खनिज अन्वेषण हैकाथॉन का शुभारंभ। 20 जुलाई 2024 को केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने हैदराबाद में खनिज खोज की नवोन्मेषी तकनीकों पर केंद्रित खनिज अन्वेषण हैकाथॉन यानी कि मिनरल एक्सप्लोरेशन हैकाथॉन का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य भूभौतिकीय डेटा संग्रह के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों के उपयोग को बढ़ावा देना है। साथ ही जी किशन रेड्डी ने इस दौरान राष्ट्रीय जिला खनिज फाउंडेशन यानी कि डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन पोर्टल भी लॉन्च किया। यह पोर्टल देश भर के विभिन्न जिला खनिज फाउंडेशन के बारे में जानकारी एकत्र करने के लिए केंद्रीकृत प्लेटफॉर्म है। यह कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री श्री जी किशन रेड्डी ने तेलंगाना में भू विज्ञान और खनिज संसाधनों की झलक और तेलंगाना में खनिज स्पॉटलाइट्स पर पुस्तक का विमोचन किया। नेक्स्ट जो करंट है वह है कि बिझिंजाम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह। तो 12 जुलाई 2024 को भारत ने केरल के बिझिंजाम में अडानी समूह के नवनिर्मित अर्ध स्वचालित ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह पर अपने पहले मालवाहक जहाज का औपचारिक रूप से स्वागत किया, जिससे देश के समुद्री रसद को बढ़ावा मिलेगा। 11 जुलाई 2024 को भारत मदरशिप सैन फर्नांडो बिझिंजाम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह पर पहुंचा और 4 टगों द्वारा उसे जल सलामी दी गई। बिझिंजाम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह केरल के तिरुवनंतपुरम जिले के तटीय शहर बिझिंजम में स्थित है। इसी डिजाइन, निर्माण, वित्त संचालन और हस्तांतरण के आधार पर सार्वजनिक निजी भागीदारी संगठन के साथ एक लैंडलॉर्ड मॉडल के तहत विकसित किया गया था। यह बंदरगाह भारतीय उपमहाद्वीप में एकमात्र ट्रांसशिपमेंट हब है जो रणनीतिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग मार्गों के करीब और भारतीय तटरेखा पर स्थित है। भारत का लगभग 95% विदेशी व्यापार समुद्री मार्ग से होता है, जो मूल्य के लिहाज से व्यापार का 70% है। ये पॉइंट याद रखिएगा कि भारत का जो 95% विदेशी व्यापार है और समुद्री मार्ग से होता है, और यह जो मूल्य के हिसाब से देखा जाए तो 70% का जो व्यापार होता है वह समुद्री मार्ग से होता है। लगभग 30% माल ढुलाई भारतीय प्रायद्वीप के दक्षिण में अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग मार्ग से होती है, जो बिझिंजम के केवल 10 नॉटिकल मील दूर से गुजरती है। नेक्स्ट जो करंट है वह है कि भारत के खुदरा डिजिटल भुगतान में व्यापक वृद्धि की संभावना। हाल ही में केरनी और अमेजन पे द्वारा हाउ अर्बन इंडिया पेज शीर्षक के तहत किए गए एक संयुक्त अध्ययन के अनुसार भारत का खुदरा डिजिटल भुगतान 2030 तक दुगना होकर $7 ट्रिलियन हो जाएगा। इस अध्ययन के अनुसार खुदरा लेन देन के लिए भारत का डिजिटल भुगतान वित्तीय वर्ष 2023-24 में $3.6 ट्रिलियन हो गया, जबकि वित्तीय वर्ष 2017-18 में यह $300 बिलियन था। जो बिलियन था अब वो ट्रिलियन में बदल गया है। तो भारत में यूपीआई लेन देन की जो शुरुआत हुई थी वह 11 अप्रैल 2016 को हुई थी। इसके पॉइंट याद रखिएगा। वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2023-24 तक यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी कि यूपीआई आधारित लेन देन में 138% की वृद्धि देखी गई है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भारत का ई कॉमर्स बाजार 2022 में 75 से $80 बिलियन का था, जिसके 2030 तक 21% बढ़ने की उम्मीद है। नेक्स्ट जो करंट है यह है कि एडीबी द्वारा भारत की जीडीपी वृद्धि दर का पूर्वानुमान 7%। 17 जुलाई 2024 को एशियाई विकास बैंक यानी कि एडीबी ने अपनी नवीनतम एशियाई विकास परिदृश्य यानी कि एशियन डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट में वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत का जीडीपी वृद्धि दर पूर्वानुमान 7 पर बरकरार रखा है। यह IMF के 7% के अनुमान के बराबर है, लेकिन भारतीय रिजर्व बैंक के 7.2% के अनुमान से कम है। तो ये यहाँ पे आपको 3 संस्थाओं द्वारा जो भारत की जीडीपी का अनुमान लगाया गया है वह यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसको याद रखिएगा। IMF के द्वारा 7 ही रखा गया है अनुमान, और एडीबी के द्वारा भी 7% रखा गया है, जबकि RBI के द्वारा 2024-25 के लिए जो भारत की जीडीपी का अनुमान लगाया गया है वह 7.2% लगाया गया है। तो ये तीनों पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है वह है कि भारत के औद्योगिक क्षेत्र में विनिर्माण और निर्माण में मजबूत मांग के कारण मजबूती से वृद्धि होने का अनुमान है।
सामान्य से बेहतर मानसून के पूर्वानुमान के बीच कृषि में सुधार की उम्मीद है, जबकि सार्वजनिक निवेश के नेतृत्व में निवेश की मांग मजबूत बनी हुई है। रिपोर्ट में विकासशील एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए अपने आर्थिक विकास पूर्वानुमान को 4.9% के पिछले अनुमान से थोड़ा बढ़ाकर 5% कर दिया गया है। नेक्स्ट जो करंट है वह है कि ड्रेज्ड सेडिमेंट्स के मूल्यवर्धन पर शोध प्रस्ताव को मंजूरी। 13 जुलाई 2024 को पत्तन पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय ने ड्रेज्ड सेडिमेंट के मूल्यवर्धन यानी कि वोलराइजेशन ऑफ ड्रेज्ड सेडिमेंट्स पर एक शोध प्रस्ताव को मंजूरी दी है। ड्रेज्ड सेडिमेंट्स यानी कि झील, नदियों, बंदरगाहों और अन्य जल निकायों के तलछट में जमागाद अपशिष्ट आदि को जो है ड्रेज्ड सेडिमेंट कहा जाता है कि मूल्यवर्धन से आशय सिविल इंजीनियरिंग व अन्य परियोजनाओं के लिए कच्चे माल के रूप में इस तलछट के पुनः उपयोग से है। इस शोध परियोजना को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे IIT बॉम्बे द्वारा 3 वर्षों की अवधि में क्रियान्वित किया जाएगा। इस शोध का प्राथमिक उद्देश्य जो है यह ड्रेज्ड सेडिमेंट्स को विभिन्न निर्माण क्षेत्रों में इस्तेमाल के योग्य बनाकर उसका मूल्यवर्धन करना है। इस नवोन्मेषी दृष्टिकोण का लक्ष्य ड्रेज्ड सेडिमेंट्स, जिसे आमतौर पर अपशिष्ट माना जाता है, को एक मूल्यवान संसाधन में परिवर्तित करना है ताकि इससे सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण में योगदान मिल सके। ड्रेज्ड सेडिमेंट्स को उपयोगी निर्माण वस्तुओं में बदलकर पर्यावरण संबंधी समस्याओं का निदान और संसाधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग सुनिश्चित किया जा सकता है। यह प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव को कम करने और अपशिष्ट को खत्म करने का एक अस्थायी समाधान हो सकता है। नेक्स्ट जो करंट है यह है कि भारत सरकार और ADB के मध्य ऋण पत्र पर हस्ताक्षर। तो 2 जुलाई 2024 को भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक ने $170 मिलियन के नीति आधारित ऋण पत्र पर हस्ताक्षर किया है। ADB ने भारत की स्वास्थ्य प्रणाली को उन्नत करने और भविष्य की महामारियों से निपटने की क्षमता में सुधार के लिए नीति आधारित ऋण को मंजूरी दी है। इस धनराशि से सरकार की राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के कार्यान्वयन में मदद मिलेगी। तो भारत की जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति है कब की है, तो 2017 की है। नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 का उद्देश्य सभी को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं प्रदान करना है। अब यहाँ पे दिया हुआ है एशियाई विकास बैंक के बारे में। तो ADB की जो स्थापना हुई 1966 में हुई है। इसमें वर्तमान में 68 सदस्य हैं, जिनमें से 49 जो हैं वह एशियाई क्षेत्र से हैं। इसके वर्तमान अध्यक्ष जो हैं वह हैं मासात्सुगु असाकावा। इसका जो मुख्यालय है वह फिलीपींस के मनीला के माडुलियांग में स्थित है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। तो ये रहे आर्थिकी से संबंधित करंट अफेयर, जो कि जुलाई मंथ में जो इंपॉर्टेंट अर्थव्यवस्था से करंट अफेयर बन सकते हैं उनको यहाँ पे हमने सॉल्व कर लिया। तो आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।